नमस्कार एवं उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत और सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम योगी की प्रदेश को विकास कार्यों की सौगात, करोड़ों की परियोजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कार्यक्रम में की शिरकत। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा, मौसम विभाग ने किया 20 जिलों में भारी बरसात का अलर्ट, तो कई इलाकों में घरों में भरा पानी, प्रशासन ने की खाने पीने की व्यवस्था। यूपी में बुखार से मौतों के बाद कन्नौज में डेंगू का कहर, चाचा भतीजे सहित 4 की जांच में डेंगू की पुष्टि। 3 दिन पहले मां बेटी की हो चुकी है डेंगू से मौत, तो मरीजों की बढ़ती संख्या से स्वास्थ्य विभाग बेखबर। कौशांबी में युवती का अपहरण और गैंगरेप का मामला आया सामने, पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। विधायक लिखी एसयूवी कार से किया था अपहरण, पुलिस कर रही है जांच। और कानपुर में लाखों की ऑनलाइन ठगी का मामला आया सामने, राम मंदिर और श्री सिद्धि विनायक मंदिर का अकाउंट बनाकर दिया वारदात को अंजाम। मनी वॉलेट कंपनी रेडमिल को बनाया शिकार, जांच में जुटी क्राइम ब्रांच। और अब खबर विस्तार से। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे टोक्यो पैरा ओलंपिक की। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के खिलाड़ी लगातार कमाल कर रहे हैं। अब पैरा एथलीटों ने अपना कमाल दिखाया है। पुरुषों की हाई जंप में मरियप्पन थंगावेलु ने सिल्वर मेडल जीता है, जबकि शरद कुमार को कांस्य मिला है। मरियप्पन ने 1.86 मीटर जबकि शरद कुमार ने 1.83 मीटर की जंप लगाई। वहीं इस मुकाबले में गोल्ड अमेरिका के सैम क्रू ने जीता। टोक्यो खेलों की ऊंची कूद में भारत के अब 3 पदक हो गए हैं। इससे पहले भारत के निशात कुमार ने रविवार को पुरुषों की ऊंची कूद T47 स्पर्धा में एशियाई रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता था। भारत की झोली में अब तक 10 पदक आ चुके हैं। तो पैरा ओलंपिक में लगातार एथलीट अपना दमखम दिखा रहे हैं और भारत का इस बार का प्रदर्शन वाकई में काबिले तारीफ है। जिस तरह से पैरा ओलंपिक में खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार पदक जीत रहे हैं। तो हाई जंप में सिल्वर और रजत नाम किया। पुरुषों की हाई जंप में दम दिखाया 2 एथलीट्स ने। मरियप्पन थंगावेलु ने सिल्वर मेडल जीता और शरद कुमार को कांस्य पदक मिला। दिल्ली के खान मार्केट स्थित गोपाल मंदिर में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। इसके लिए राजस्थानी प्रवासी संघ दिल्ली के अध्यक्ष रतन अग्रवाल और नोहर नागरिक परिषद दिल्ली के अध्यक्ष बिहारी लाल अग्रवाल की ओर से सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। पाठ के बाद प्रसाद वितरण और गरीबों को भोजन भी करवाया गया। रतन अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री जब अस्वस्थ हुए थे तब उन्होंने ये कामना की थी, अब वे स्वस्थ हो गए हैं तो मंगलवार को सुंदरकांड करवाया है। कार्यक्रम में अशोक जोशी, मनोज गुप्ता और राजस्थान फाउंडेशन के कमिश्नर धीरज श्रीवास्तव भी शामिल हुए। सीएम योगी ने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में प्रदेश को विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान लोक निर्माण, चिकित्सा और स्वास्थ्य, सेतु निगम, सिंचाई, जल संसाधन, व्यावसायिक शिक्षा, नगर निगम, अमृत योजना, स्मार्ट सिटी योजना और लखनऊ विकास प्राधिकरण की 1710 करोड़ की 180 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया। कुल 1710 करोड़ रुपए की लागत की इन परियोजनाओं का आज यहां पर शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। ये बदलते हुए प्रदेश और बदलते हुए लखनऊ का वह दृश्य है जो आम जन की आकांक्षाओं के अनुरूप, प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप लखनऊ को बढ़ाने का
माननीय रक्षा मंत्री जी और यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में तेजी से चल रही विकास की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का एक अभियान है। आपने देखा होगा यहां पर जो परियोजनाएं आज लोकार्पित की गई हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की भी हैं। 2 बड़े बड़े ब्रिज हैं जिनका लोकार्पण अभी संपन्न हुआ है। मल्टी लेवल पार्किंग की योजनाएं हैं, व्यावसायिक शिक्षा की हैं, चिकित्सा शिक्षा की हैं, स्वास्थ्य की हैं। यानी हर एक ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जन सुविधाओं को विकसित करने के लिए शासन स्तर पर क्या पहल होनी चाहिए, ये स्मार्ट सिटी मिशन के अनुरूप प्रदेश के अंदर 17 ऐसे नगर निगम हैं जिनको 10 भारत सरकार के सहयोग से और 7 को राज्य सरकार अपने स्तर पर कन्वर्जेंस के माध्यम से स्मार्ट सिटी के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। आम जन की सुविधा को बेहतर करने के लिए, उनके आवागमन को बेहतर करने के लिए, पार्किंग की सुविधाओं की बढ़ोतरी करने के लिए माननीय जनप्रतिनिधियों, वे माननीय सांसद, माननीय विधायक, पार्षदगण, महापौर और चेयरमैन, इन सबके सहयोग से 60 ऐसे शहरों को अमृत योजना के अंतर्गत बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने के जो अभियान चल रहे हैं, उसी के क्रम में आज लखनऊ की इन परियोजनाओं का माननीय रक्षा मंत्री जी ने अपना मूल्य समय देकर के आज इस कार्यक्रम के साथ वे स्वयं प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, विकास की इन परियोजनाओं के माध्यम से ही आम जन के जीवन में व्यापक परिवर्तन और उनके जीवन को एक नई दिशा दी जा सकती है। प्रदेश सरकार इस दिशा में बेहतरीन प्रयास करने का हर संभव उपाय करती है। बहनों भाइयों, आप सबके बीच में भाषण देने के लिए नहीं खड़ा हुआ। आप सभी जानते हैं कि जब मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ में आता हूं तो जनता से बराबर मैं यही कहता हूं कि मैं लखनऊ का सांसद के रूप में जिस तरीके से जो भूमिका का निर्वाह करना चाहता हूं, वह हमारी भूमिका एक सेवक की है। जब भी मैं यहां आता हूं, मैंने बराबर लोगों को कहा है कि मुझसे भाषण की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। लखनऊ का तेजी के साथ विकास कैसे हो, लखनऊ हिंदुस्तान का नंबर 1 शहर बनकर कैसे खड़ा हो, यही हमारी चिंता रहती है और सदैव उसी के लिए मैं प्रयत्न करता रहता हूं। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं और तहे दिल बतलाना चाहता हूं, शायद आज के हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी न होते तो मैं लखनऊ के विकास के लिए इतना काम बिल्कुल नहीं कर सकता था। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद जी मौर्य ने समय समय पर जिस तरीके से निगरानी की है, जिस तरीके से रुचि दिखाई है, इसके लिए मैं श्री केशव प्रसाद जी मौर्य को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे सभी विधायक, यहां के दूसरे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, सबने यहां के विकास में रुचि दिखाई है। सारे विकास के लिए यदि कहा जाए तो श्रेय सभी को जाता है, उसका श्रेय मुझे नहीं जाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर राजस्थान के राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट की। सीएम योगी ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कर उनकी कुशलक्षेम पूछी और कई अहम विषयों पर चर्चा भी की। राजधानी लखनऊ में वाणिज्य कर विभाग ने मिशन शक्ति को लेकर विभाग में सेमिनार का आयोजन किया, जहां विभाग की तमाम महिला अधिकारियों और महिला कर्मचारियों ने सेमिनार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सेमिनार में महिलाओं से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। सेमिनार में वाणिज्य कर विभाग की कमिश्नर मिनुस्ती एस ने नारी सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन पर जोर डाला। उन्होंने कहा कि योगी सरकार महिलाओं के लिए लगातार प्रयासरत है, लेकिन अभी भी तमाम ऐसे मुद्दे जिन पर ध्यान देने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि महिलाएं अपने घर परिवार के लिए तो समय निकाल लेती हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकालती और यही वजह है कि जिसकी वजह से महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सेमिनार में केजीएमयू की सीनियर डॉक्टर और महिला रोगों की विशेषज्ञ अमिता पांडे ने महिलाओं से जुड़े तमाम रोगों के प्रति महिलाओं को जागरूक किया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जब मिशन शक्ति प्रोग्राम इनाग्रेट की थी तो हम लोगों का विभाग में काफ़ी महिला अधिकारी है। इनफैक्ट क्लास 4 से लेके ऊपर तक बहुत हज़ारों संख्या में महिलाएं हैं। तो हम लोगों ने ये संकल्प लिया था, स्पेशली क्योंकि मेरे एडिशनल कमिश्नर्स में महिलाएं हैं, मैं खुद ही महिला हूँ, कि हम लोग ऐसा कुछ कार्यक्रम करें जो बहुत ज्वलंत मुद्दा है और कभी हम लोग उसके लिए ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो उसी के कड़ी में पहले हम लोगों ने स्वयं सहायता समूहों का गरीब महिलाओं के द्वारा कैंटीन का इनाग्रेशन किया था। महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट पहलू हैं, जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, उनको थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने डिस्कस करा है, जिससे कि हमारी ये जो बहनें हैं साथ में, उनको कुछ उनकी अवेयरनेस बढ़े, उनकी जानकारी बढ़े और फिर हम कुछ चीज़ों को फिर ज़्यादा गहराई में, ज़्यादा डेप्थ में बात करेंगे, जिससे कि सभी का कुछ फ़ायदा हो, सभी अपने हेल्थ को लेके थोड़े जागरूक हों और थोड़ा ध्यान देना शुरू करें। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है तो उसका समाधान हो सके। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने भारी बारिश के संकेत दिए हैं। 2 दिनों से कई जिलों में बारिश हो रही है। 1 जून से अब तक प्रदेश में 573.3 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। लखनऊ स्थित मौसम विभाग के निदेशक ने बताया कि 2 सितंबर तक प्रदेश का मौसम ऐसा ही बना रहेगा। उन्होंने बताया कि 36.6 डिग्री सेल्सियस के साथ लखीमपुर खीरी जिला सबसे ज्यादा गर्म रहा। इटावा में 22 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मंगलवार को प्रदेश के 20 जिलों में बारिश होने के आसार जताए हैं। इधर पीलीभीत में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ ने भारी नुकसान किया है। कई गांवों में पानी घुस चुका है, वहीं कई घर भी बाढ़ की चपेट में आकर ढह चुके हैं। पूरनपुर तहसील में शारदा नदी ने तबाही मचा रखी है। फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण नदी लगातार उफान पर है। गांव में गरीबों के घर पर पानी में समा चुके हैं। लोग अब प्रशासन से राहत की गुहार लगा रहे हैं। और अब खबर महाराजगंज से, जहां नौतनवा और निचनौल तहसील क्षेत्र में बाढ़ से उपजे हालात के बाद लोगों को खाने पीने की सामग्री के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में निचनौल एसडीएम प्रमोद कुमार का एक सराहनीय पहल सामने आया। एसडीएम प्रमोद कुमार ने निचनौल तहसील क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांवों में भोजन वितरण की व्यवस्था की है। इस दौरान खुद एसडीएम भी ग्रामीणों के साथ खाना खाते नजर आए, जिसकी हर तरफ सराहना हो रही है। कौशाम्बी में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता 26 अगस्त की रात को सैनी कोतवाली इलाके में घर जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रही थी। तभी एक एसयूवी में सवार 3 युवकों ने उसको जबरन गाड़ी में बैठा लिया और एक कॉलेज में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी पीड़िता को सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गए। उसके बाद आरोपी पीड़िता को लगातार धमकाते रहे। इससे परेशान होकर पीड़िता ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि जिस गाड़ी में युवती का अपहरण किया गया उस पर विधायक भी लिखा हुआ था। थाना मोहम्मदपुर पैंसा क्षेत्र में एक रेप की घटना प्रकाश में आई है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और मुलजिमों को गिरफ्तार करके उनका रिमांड पर भेज दिया गया है। उनमें पीड़िता का मेडिकल कराया जाए और अन्य विधिक कार्रवाई कराई जाए। कन्नौज जिले में कोरोना के बाद डेंगू का प्रकोप बढ़ने लगा है। मौसम में बदलाव के साथ ही डेंगू ने दस्तक दे दी है। ऐसे में डेंगू के चलते मौतें होने का सिलसिला जारी है। इस बीच यहां कई लोग डेंगू की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं लगातार हो रही मौतों से लोगों में दहशत फैल गई है। इधर स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू से निपटने के लिए सभी ब्लॉकों में डेंगू मलेरिया नियंत्रण टीम का गठन किया है। 4 सदस्यीय टीम गांव-गांव जाकर मरीजों का परीक्षण कर दवा वितरित करेगी। वहीं कोरोना के साथ साथ डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर से निपटना स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। वहीं इससे पहले सोमवार को सीएम योगी ने भी फिरोजाबाद पहुंचकर मरीजों से मुलाकात की थी।
उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की एक मनी वॉलेट कंपनी के 400 से ज्यादा ग्राहकों के खातों से 14 लाख रुपए की ठगी सामने आई है। यह ठगी अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, मुंबई के श्री सिद्धि विनायक ट्रस्ट और एक अन्य एनजीओ केयर फॉर लाइफ चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर बने जाली अकाउंट से की गई है। आपको बता दें कि ठगी का यह खेल 18 मई 2021 से 15 जून 2021 के बीच हुआ। इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब मनी वॉलेट कंपनी को लेन देन की सुविधा देने वाले यस बैंक के पास ग्राहकों की शिकायत पहुंचने लगी। वहीं इसके बाद कंपनी की ओर से रायपुरवा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई, जिसके चलते पुलिस ने तीनों खाते फ्रीज कर दिए। ये एक रेडमिल बिजनेस ऐप है। एक कंपनी है जो रायपुरवा क्षेत्र में स्थित है, एलडी को स्टेट में। इस संबंध में एक तहरीर मिली थी इस कंपनी की ओर से कि यस बैंक ने हमसे 14 लाख रुपए वसूले हैं। उनका कहना है कि 3 खाते ऐसे हैं जिनमें कैश वॉलेट के तौर पर ट्रांसफ़र हुआ है पैसा। वो एक खाता श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के नाम से है, दूसरा है सिद्धि विनायक मंदिर ट्रस्ट, तीसरा है केयर फॉर लाइफ। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिए गए हैं और इन्वेस्टिगेशन। रायबरेली के डलमऊ थाने में खलीलपुर परगना में वर्षों पुराने बने शिव मंदिर में अवैध कब्जे की शिकायत को लेकर कई संतों ने एसपी से गुहार लगाई है। संतों ने एसपी से अवैध कब्जे को रुकवाने का अनुरोध किया है। संतों का आरोप है कि पूर्व प्रधान मंदिर पर कब्जा कर रहा है और वहां निर्माण करवा रहा है, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। वहीं एसपी ने सभी संतों को इस मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। थाना क्षेत्र का मामला नाम पता चल गया खाली सब कंप्लीट है। 500 वर्ष पुराना मंदिर है। कहाँ में? मंदिर के नाम संक्रमणी भूमि दर्ज है। श्री शंकर भगवान उसमें विराजमान है। इस नाम से खतौनी है और उस पूरा उसमें मंदिर है। मंदिर के सामने जो है फसल भी लगी हुई है। उस फसल पर जो है पुराने प्रधान ने पट्टा कर रखा है। खड़ी फसल और खड़ी फसल में उस पट्टे को लेकर के उसमें जो है कब्जा कराया जा रहा है। डीएम साहब के हम लोग इससे पूर्व आ चुके हैं। उनको एप्लीकेशन ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने ज्ञापन लिया, ये आदेशित किया कि इस काम को यथास्थिति बनाए रखा जाए। कहाँ का मामला है? मामला जो है खलीलपुर ग्राम सभा भीमगंज। आज आप यहाँ पे फसल के लिए आए या मंदिर मंदिर में क्या समस्या आ रही है? फसल उसमें टेलर खड़ी किए जा रहे हैं। कौन खड़ा कर रहा है? वही बम्बा देवी। कौन है ये? धोबी है। इसकी शिकायत आपने कहीं की थी? बहुत किया साहब, बहुत एप्लीकेशन दिया, सब कुछ किया। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उसको हमारा खाली किया जाए। हमारा यूपी में शहरों के नाम परिवर्तन की सियासत तेज होती जा रही है। इस बीच केराकत के भाजपा विधायक दिनेश चौधरी ने जौनपुर का नाम बदलकर जमदग्नीपुरम करने की मांग की है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कई जिलों के नाम बदले जाने की कवायद चल रही है। ऐसे में केराकत विधायक दिनेश चौधरी ने कहा कि जौनपुर का नाम बदलकर परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि के नाम पर रख दिया जाए। उन्होंने कहा कि पूर्व में जौनपुर का नाम जमदग्नीपुरम था। 13वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक ने शहर का नाम अपने भाई जूना खान के नाम पर बदलकर जौनपुर रखा था। सुनने में आया है, जो लिखा है पुराने ग्रंथों में, कि हमारा जनपद जौनपुर इस देश की 8 दिन राजधानी रही है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि हमारे जनपद जौनपुर का नाम 13वीं सदी में मोहम्मद बिन तुगलक के भाई जूना खान के नाम रखा गया था। इसके पूर्व शास्त्रों में यमदग्नि, जमदग्नि, उसको उच्चारण में यमदग्नि और नाम इसे जमदग्नि के नाम से जाना जाता था। आज भी जौनपुर में जमैथा नामक स्थान पर महर्षि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के नाम पर आश्रम है। मुरादाबाद जनपद में समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर कार्यकर्ताओं की ओर से साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें समाजवादी सरकार में किए गए विकास कार्यों की लोगों को जानकारी दी गई। साथ ही बुनियादी मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात भी कही गई। इस रैली में बड़ी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ता शामिल हुए।
और अब खबर कानपुर से। 6 दिन बाद भी नहीं मिला महिला को इंसाफ। दहेज के लालच में महिला को 4 मंजिल भवन से फेंकने का ये मामला है। हैलट के आईसीयू में महिला एडमिट है। जिंदगी और मौत से महिला जंग लड़ रही है। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ससुराल पक्ष लगातार पीड़ित परिवार को धमकियां दे रहा है। ग्वाल टोली थाना क्षेत्र के मकबरे की यह घटना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।